नमस्कार, मेरा नाम प्रमोद शर्मा है और पुस्तक प्रभात में आपका स्वागत है। हम पिछले कुछ दिनों से विभिन्न पुस्तकों के माध्यम से आपसे जुड़ रहे हैं। इस बार मैंने जिस पुस्तक का चयन किया वो है सरहस्य विवाह पद्धति। पंडित स्वरूपचंद शास्त्री जी ने और चंद्रशेखर शास्त्री जी ने इस पुस्तक को संपादित किया है और इसमें जो विवाह में होने वाले विभिन्न रीति रिवाज हैं, विभिन्न जो क्रियाकलाप हैं, उनका जो महत्व है वो बड़ी बखूबी से दर्शाया है। हमारे हिंदू शास्त्रों में 16 संस्कार का जिक्र है, जिसमें पाणिग्रहण संस्कार यानी कि विवाह संस्कार एक प्रमुख संस्कार है। और कहते हैं कि जब सृष्टि की रचना हुई तो उसमें मुख्यतः 2 धाराएं थी, स्त्री धारा और पुरुष धारा। भगवान ने भी अर्धनारीश्वर की कल्पना की और कहते हैं कि विवाह जो है वो उन दोनों धाराओं को पूर्णता प्रदान करता है। हमारे शास्त्रों में 8 प्रकार के विवाह बतलाए गए हैं। ब्राह्म विवाह, दैव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापत्य विवाह, आसुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। लेकिन जो दैव विवाह है वो सर्वोत्तम माना गया है। अब विवाह की शुरुआत होती है रिश्ते से। जब लड़के लड़की का रिश्ता हो जाता है उसके पश्चात विवाह की तैयारियां आरंभ हो जाती हैं एक निश्चित तिथि को, और लग्न पत्रिका जो है कन्या के यहाँ से वर के यहाँ भेजी जाती है। अब लग्न पत्रिका में ये दर्शाया जाता है कि दोनों की कुंडली क्या है, विभिन्न ग्रहों की स्थिति क्या है और जो मुहूर्त निकला है उसकी क्या उपयोगिता है। ये सब बातें लिख के लग्न पत्रिका को वर के यहाँ पहुँचाया जाता है। तो लग्न में एक तो ग्रहों से संबंधित जानकारी होगी और लग्न से दूसरा आशय ये है कि जैसे ही वो लग्न पत्रिका लड़के वालों को मिलेगी उनको विवाह की लगन लग जाएगी। लगन मतलब वो सावधान हो जाएंगे कि आगे शादी होनी है और उसके लिए तैयारी करनी है। इसके पश्चात चाहे लड़का है चाहे लड़की है, उसके हाथ में डोरा बांधते हैं, इसको कंकण भी बोलते हैं। उसमें 7 गांठें होती हैं, उस जो 7 जन्मों का प्रतीक होती है, 7 जन्मों के कर्म बंधन होते हैं। लेखक ने बाद में बताया कि विवाह के जो विभिन्न रीति रिवाज हैं उनकी चर्चा करें तो उबटन लगाया जाता है लड़के और लड़की को। उससे लगाने से तात्पर्य है कि शरीर को गंधयुक्त बनाया जाता है, शरीर को कोमल बनाया जाता है ताकि दोनों की जो है विवाह में रुचि पैदा हो। अब लड़के की जब बारात निकलती है, घुड़चढ़ी होती है, तो सबसे पहले घोड़ी का पूजन किया जाता है, क्योंकि लड़के को उस वक्त देव रूप में पूजा जाता है और घोड़ी जो है उसका वाहन है और वाहन को मजबूत होना चाहिए, उसको गंतव्य तक पहुंचा दे। तो इस आशय से उसको चने की दाल खिलाई जाती है ताकि वो पुष्ट रहे और अपने गंतव्य स्थान तक निर्विघ्न रूप से पहुंच जाए। इसके अलावा माँ जो है अपना आंचल देती है। आंचल के बहाने माँ उसको याद दिलाती है कि बेटा मैंने जन्म से लेकर आज तक तुझे अपनी छाँव में रखा है, अपने आंचल की छाँव में रखा है, तो उसको लज्जित मत कर देना, शादी करके ही आना। और दूसरा आशय इससे ये है कि मेरे इस आंचल की लाज रखना, तेरी पत्नी आ जाएगी तो मुझे भूल न जाना। अब लड़के के कमर में कमर बंधना माना जाता है। कमर बंधना क्या है? चुस्ती का प्रतीक है, स्फूर्ति का प्रतीक है। यानी कि कमर में हम कुछ चीज़ बांध लेते हैं तो हम थोड़े से अलर्ट भी हो जाते हैं। और इसका दूसरा आशय ये है कि बेटा तुम अब ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने जा रहे हो, विभिन्न प्रकार की समस्याएं भी पैदा होंगी, विभिन्न प्रकार की दिक्कतें भी आएंगी, तो आज से तुम उसके लिए तैयार हो जाओ, कमर कस लो। हिंदू समाज में 9 ग्रहों का जो है वर्णन आता है। तो शादी में सभी ग्रहों का अपना अपना रोल होता है। सूर्य जो है वो लाल रंग का प्रतीक है, चंद्रमा सेहरे का प्रतीक है, मंगल जो मेहंदी का प्रतीक है, बुध हरे रंग का प्रतीक है, गुरु जो है मिट्टी के कलश का प्रतीक है, शुक्र जो है वो सुंदर सुंदर वस्त्र का प्रतीक है। अब शनि महाराज कैसे आए? तो शनि महाराज के लिए आँखों में काजल का प्रावधान है।
तो यानी कि सभी ग्रहों के रंग का समावेश किया गया। और जिस तरह से माँ का उसमें भूमिका है, पिता की भूमिका है, उसी तरह इसमें भाभी की भूमिका रहती है, क्योंकि नेत्रों को सजाने का काम भाभी को दिया गया है। इसी तरह बहन का काम भाई की आरती और मंगल कामना के लिए दिया गया है। जब बारात पहुंचती है तो सबसे पहले मुख्य द्वार पे, चाहे वो धर्मशाला हो चाहे वो घर हो, तो उसमें एक तोरण बंधा होता है और उसमें सिंबॉलिक रूप से लड़के को उसको छूना होता है। तो उसका पुराने समय से आशय है कि पुराने समय में जब राजे महाराजा किसी किले को फतह करते थे तो मुख्य द्वार पे कब्जा कर लेते थे, और मुख्य द्वार पे कब्जा करने के बाद उसमें जो रानियां हैं वो उनकी हो जाया करती थी। तो वही परिपाटी, वही परंपरा आज भी चल रही है कि जहाँ भी शादी हो रही है मुख्य द्वार पे दूल्हे ने स्पर्श कर दिया है, इसका मतलब वो लड़की उसके साथ शादी हो जाएगी। ये शौर्य का प्रतीक माना गया। इसके बाद लड़के लड़की का जब ग्रंथि बंधन होता है तो ग्रंथि का मतलब ये समरसता की कल्पना है कि दोनों की बराबर हिस्सेदारी है। अब पिता जो है कन्यादान करने से पहले संकल्प लेता है, उन कल्पों का स्मरण करता है कि मैं होशो हवास में मैंने ये निर्णय किया है और मैं अपनी बेटी का हाथ भावी वर के हाथ में सौंपने जा रहा हूँ। और कहते हैं कि कन्यादान जो है वो समाज की अवधारणा पे आधारित है, क्योंकि वंशवट जो है विवाह पे ही आधारित है। और ऐसा कहा जाता है कि जो पुण्य जो है, सूर्य ग्रहण में अगर हम कुरुक्षेत्र में स्नान करें या हम कोई कुआं तालाब बगीचा बनवाएं तो उससे जो पुण्य मिलता है वही पुण्य जो है एक कन्यादान के समय में मिलता है। अब विवाह में विभिन्न आयोजनों में मेहंदी लगाई जाती है। तो मेहंदी जो है, लाल रंग जो है प्रेम का प्रतीक है, प्रणय का प्रतीक है, आपसी प्रेम बढ़ता है उससे। जब फेरे हो रहे होते हैं तो 4 फेरे होते हैं। तो 4 फेरे जो हैं 4 पुरुषार्थ के प्रतीक हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिसमें से 3 फेरों के समय लड़की आगे रहती है और चौथे में लड़का आगे रहता है। इसका आशय ये है कि यदि लड़की विभिन्न शादी के बाद विभिन्न कार्यों में अगर अगुवाई करेगी तो वो कार्य जो है निर्विघ्न रूप से कुशलता से संपन्न होगा, उसमें उसकी रुचि होगी तो कार्य बहुत अच्छा रहेगा। और चौथे में पति को आगे किया जाता है कि वो हर वक्त उसका साथ देगा। इसके अतिरिक्त उसमें क्या होता है कि वर की मुख्य रूप से हवन में वर के हाथ से आहुति होती है। अब कन्या के हाथ से भी आहुति देने के लिए एक लाजा होम का कॉन्सेप्ट है। लाजा क्या है? चावल की खीर को हम लाजा कहते हैं, और चावल को अक्षत माना गया है जिसका क्षय नहीं होता। तो उस खीर के माध्यम से जब कन्या हवन में समर्पित करती है तो उससे वो अपने होने वाले पति और उसके परिवार की आयु वृद्धि की कामना करती है। अब जितने भी वचन भरे जाते हैं तो उसमें ये कहा जाता है कि अगर मेरा ये कहा मानोगे, ऐसा करोगे तो मैं वामंग आ जाऊंगी। तो वामंग से तात्पर्य क्या है कि हार्ट जो है हमारा बाईं तरफ होता है, और जो भी चीज़ हमें ज़्यादा प्रिय होती है उसे हम अपने दिल के, अपने हार्ट के नज़दीक रखते हैं। तो वामंग आने का मतलब हम अपने साथी को दिल के करीब रखेंगे, और इसलिए ये बार बार में वामंग आने का उदाहरण दिया गया है। एक शब्द आता है मामा से वरा, इकट्ठा बोल देते हैं मामा सेवरा, यानी कि भाई ने लाजा होम में अपना भूमिका अदा की और मामा जो है उसने भी वर को सहमति दे दी, इसलिए इसको मामा से वरा कहते हैं। चूड़ी पहनाई जाती हैं शादी के समय में। चूड़ी लाख की होती हैं, लाख धातु की होती हैं। अब उससे लाख से ये भी तात्पर्य होता है कि उसकी अनमोल कीमत है, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, इसलिए उस पर ठेस नहीं आनी चाहिए। अब जब लड़की की विदाई होती है तो विदाई में वो चावल का जो पात्र है उसे अपने पैर से पीछे की ओर खिसकाती है कि मैं जिस घर से विदा ले रही हूँ वो धन धान्य से भरपूर रहे, क्योंकि लड़की को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। और जिस घर में वो जा रही है उसमें चावल के जो पात्र है उसको वो पैर से अंदर की तरफ बिखेरती है, ताकि जिस घर में मैंने प्रवेश किया है उसमें धन धान्य की कमी ना हो। अब चावल ही क्यों लिया गया? इसका आशय ये है
कि चावल की जो है रोपाई कहीं और होती है और पौधा कहीं और पनपता है। इसलिए चावल लिया गया, क्योंकि लड़की जो है पैदा कहीं और होती है और उसके बाद शादी के बाद दूसरा घर, दूसरा कुल भी उसका अपना हो जाता है। इसके अलावा हर अवसर के लिए लोकगीत हैं, फोक सॉन्ग है और हर रिश्ते का भी कोई न कोई रोल है। तो लेखक ने इन प्रतीकों के माध्यम से, इन हमारे जो रीति रिवाजों के माध्यम से ये दर्शाया है कि हमारी सनातन संस्कृति कितनी समृद्ध है और इसका परिपालन जो है सामाजिक और समरसता पे, सामाजिक आचार व्यवहार पे, विज्ञान पे आधारित है और हमें कोई भी शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए, इनका बखूबी से पालन करना चाहिए। इसमें इसकी सार्थकता है। धन्यवाद।